आदाब नाजरीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। पेश करेंगे रियासत के तीनों खित्तों की अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। रियासत में फरवरी में होंगे पंचायती इंतखाबात। 15 फरवरी के बाद कराने का फैसला। गवर्नर से मुलाकात के बाद सीएम ने किया ऐलान। तीसरे दौरे के दूसरे दिन मरकजी मज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा पहुंचे बारामूला। मुख्तलिफ वफूद के नुमाइंदों से की मुलाकात। अवाम को दौरे से काफी उम्मीदें। पाक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2। हिंदुस्तानी आर्मी ने लिया जवानों की शहादत का बदला। एलओसी पार कर पाक के 5 जवानों को किया हलाक। एमनेस्टी का इंतजार कर रहे नौजवानों को सीएम से उम्मीद, उन्हें भी मिलेगी सरकार से माफी। कैमरे पर कहा, पत्थरबाजी से कुछ नहीं होता हासिल। और जी सलाम की खबर का हुआ असर। रिश्वत लेते पुलिस अहलकारों को किया गया सस्पेंड। जांच के अहकाम जारी। जी सलाम ने रिश्वत का किया था खुलासा कैमरे के जरिए। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। पाकिस्तानी फौज की बुज़दिलाना कार्रवाई का जारहाना अंदाज में जवाब देते हुए हिंदुस्तानी फौज ने 5 पाकिस्तानी फौजियों को हलाक कर दिया। जराये के मुताबिक पीर की रात में पुंछ सेक्टर में तैनात स्पेशल फोर्स यूनिट के चंद जवान ने एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तानी फौज के 3 जवानों को हलाक कर दिया। फौजी जराये इसे सर्जिकल स्ट्राइक के बजाय मकामी सतह पर स्ट्रेटेजिकल ऑपरेशन करार दे रहे हैं, जिसे इलाके में तैनात मकामी कमांडरों ने अंजाम दिया। ऑपरेशन की कोई वाज़ेह तफसीलात मौसूल नहीं हुई है, लेकिन जराये का कहना है कि यह ऑपरेशन मुंतखब अहदाफ का हामिल था, जिसका मकसद एक खास हदफ को निशाना बनाना था। वाज़ेह हो कि सनीचर को राजौरी जिले में पाकिस्तान फौज की बॉर्डर एक्शन टीम ने एक मेजर समेत 4 हिंदुस्तानी फौजियों को शहीद कर दिया था। अपने साथियों को जो शहीद होना पड़ा था, उनसे हमारे जवान भूले नहीं, और उन्होंने पाकिस्तान के ऐसे ही आतंकी के रूप में जो वहाँ की सेना के जवान हैं उनका जवाब दे दिया है। और हम कभी भी पाकिस्तान से कमजोर अपने आप को नहीं मानते। इतना शक्तिशाली देश हमारा है। मैं इस कार्रवाई के लिए मैं रक्षा मंत्रालय, हमारे जवानों का मैं अभिनंदन करता हूँ, और यही जवाब मिलेगा पाकिस्तान को, हमेशा यही जवाब मिलेगा। इसके पहले भी उरी के बाद भी यही हुआ था। हम क्यों मार खाएंगे पाकिस्तान की? हम ताकतवर लोग हैं और किसी को छेड़ते नहीं है, छोड़ते भी नहीं है। और आर्मी के जरिए पाक को मुंह तोड़ जवाब देने पर सीनियर बीजेपी लीडर और असेंबली स्पीकर कविंद्र गुप्ता का कहना है कि यह सब मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की मजबूत पॉलिसी की वजह से मुमकिन है, जिसमें आर्मी को फ्री हैंड दिया गया। हमारे नुमाइंदे राजन वैद ने स्पीकर कविंद्र गुप्ता से खास बातचीत की। भारत ने भी पाकिस्तान की कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया है। जिस तरह से रावलाकोट में कार्रवाई की गई है, इस पे बात करने के लिए जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और बीजेपी के दिग्गज नेता कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस दफा जो कार्रवाई दिखाई गई है सेना की तरफ से, एक टफ स्टैंड लिया है, क्या कहेंगे? बहुत ही एक सराहनीय पग जो भारतीय सेना की तरफ से उठाया गया है, उसका पूरा देश सराहना कर रहा है। दरअसल केंद्र में एक मजबूत सरकार होने के कारण ही जो आर्मी को फ्री हैंड दिया गया है, उसी का ये परिणाम है। और इस वक्त हमारी सेनाओं के सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद है, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा, जो पिछले दिनों भारतीय सैनिकों को मारा गया था, उसका ये जो एक जवाब दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा और बढ़िया कदम है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि हुकूमत का इस वक्त टफ स्टैंड है, फ्री हैंड दिया गया है, आपको लगता है पॉलिटिकल विल की जो कमी थी अब वो नहीं है? निश्चय ही आज विदेशों में भी भारत की एक साख बड़ी है, और पाकिस्तान को भी ये समझ आ गई है कि जिस तरह से पिछली बार भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और इस बार भी कोई इस प्रकार का जो कदम उठाया गया, तो पाकिस्तान की तरफ से समय समय पर जो शरारतें होती रहती हैं, उसका भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और जो घुसपैठ
हमारे यहाँ होती थी, जो पिछले दिनों हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी सुरक्षा बलों ने जो एक बहुत यहाँ पर एक साल में 200 से ज़्यादा मिलिटेंट्स मारे हैं, ये उसी का परिणाम है कि सरकार की तरफ से जो फ्री हैंड है, मुझे लगता है आने वाले समय में निश्चय ही इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर वायलेशन की घटनाओं में इजाफा देखने को मिला। 881 बार 2017 में उन्होंने सीज फायर वायलेशन किया। आपको लगता है कि भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद कुछ उनमें समझ आएगी कि इस तरह से वो भारत को दबा नहीं सकते? ऐसा है कि पाकिस्तान में जो राजनीति में अनिश्चितता का माहौल हमेशा से बना रहता है। उनका कंट्रोल जो सरकार का है, उनका उस प्रकार से कंट्रोल नहीं जिस प्रकार से आर्मी और ISI का कंट्रोल है। तो वही कारण है कि सरकार अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की एक जो कदम उठाती है, तो समय समय पर वो जो भारत के खिलाफ पीस जो हम चाहते हैं उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसका जवाब दे दिया जाता है। तो ये थे कविंदर गुप्ता, जिनका कहना है एक मजबूत हुकूमत है मरकज में भी, यहाँ जम्मू कश्मीर में भी BJP और PDP का अलायंस है और एक फ्री हैंड है सेना को। इस सेना की इस कार्रवाई की सराहना करते करते उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को अब समझ आ जानी चाहिए कि भारत उसकी किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है और तैयार भी है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। उधर सिक्योरिटी फोर्स ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए खुखार मिलिटेंट नूर मोहम्मद तांत्रे उर्फ छोटा नूर को एनकाउंटर के दौरान मार गिराया। तराल का रहने वाला 47 साला नूरा की हाइट महज 3 फीट थी। पस्त कद नूरा गुज़िश्ता 6 महीने से हिफाजती दस्तों के लिए सरदर्द बना हुआ था। कहा जाता है कि गुज़िश्ता अक्टूबर में BSF कैंप पर 2016 के उरी हमले में उसका अहम रोल था। पुलिस जराये के मुताबिक नूरा अपने 2 साथियों के साथ पुलवामा जिले के संबूरा गांव में छिपा हुआ था। इसकी इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके की घेराबंदी कर ली। मिलिटेंटों की जानिब से फायरिंग किए जाने पर फोर्स ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसमें नूरा हलाक हुआ, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर 2 मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गए। दोनों की तलाश जारी है। DGP SP वैद का कहना है कि नूरा और उसके साथी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर हमले का मंसूबा बना रहे थे, लेकिन इससे कबल ही हिफाजती दस्तों ने उसका काम तमाम कर दिया। और इस पर मजीद तफसीलात के साथ हमारे श्रीनगर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल जुड़ रहे हैं। तजम्मुल, एक तरफ अमन बहाली की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए दिनेश्वर शर्मा वादी के दौरे पर हैं, दूसरी तरफ एक मिलिटेंट को मारा जाता है, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल अब्बास, रियासत जम्मू कश्मीर अगर हम सियासी इस्तेकाम की बात करें, 2 साल जो हैं या रियासत में BJP PDP की जो हुकूमत है, उसके बाद ग्राउंड सतह पे अगर देखें तो 2 अहम चीजें हमें देखने को मिली। एक ये कि सियासी सूरत हाल को इस्तेकाम बख्शने के लिए दिनेश्वर शर्मा आज खुद सर्दियों के इन अयाम में कुपवाड़ा और बारामूला में मौजूद रहे और सियासी तबीयत के जो इकदाम है उस पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज, जिस तरह रियासी पुलिस के चीफ और बाकी सीनियर अफसरान बता रहे हैं कि सिक्योरिटी एंगल से जिस सूरत हाल का मुकाबला किया जाता है उसमें सियासत हावी नहीं रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर ये जो सवालात हैं ये आने वाले दिनों में कई मामलात को जन्म देते हैं। क्या जम्मू कश्मीर में PDP और BJP के बात नहीं, क्या खुले दिल और दिमाग से बातचीत की जाएगी? लेकिन कुल मिलाकर देखें तो आज के इस दिनेश्वर शर्मा के दौरे और जैश के डिविजनल कमांडर की हिलाकत, मुझे लगता है कि एक ऐसा सवाल है कि सिक्योरिटी के तजम्मुल, ये जो नूर मोहम्मद है, जो छोटा नूरा जिसका नाम सामने आ रहा है, जो मारा गया जैश से वाबस्ता ये मिलिटेंट है, इसका बैकग्राउंड क्या है? ये कब से जैश से वाबस्ता था? इसने कोई बड़ी वारदात वहां अंजाम दी थी? कैसे पता चला सिक्योरिटी फोर्स को कि वो पुलवामा में मौजूद है और किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, नूर मोहम्मद की जो उम्र है वो 47 साल बताई जाती है और 2003 में उन्हें बेल पर रिहा किया गया था और उसके बाद पैरोल पे रिहाई के बाद शायद उन्हें पता था कि ये सियासी समाजी कामों और घर के कामों में जुट जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो छोटे नूरा का फैसला था वो कदर मुख्तलिफ था। उन्होंने जैश ज्वाइन किया और पुलिस जराये और पुलिस बयान के मुताबिक जैश के इस डिविजनल कमांडर को आज जनूबी कश्मीर के पुलवामा में हिलाक किया गया और साफ तौर पर जाहिर किया जाता है कि
इंटरिम बेल के बाद या आपको पैरोल पर रिहाई के बाद भी जो नौजवान हैं वो अभी दम लेने का नाम नहीं लेते हैं और मिलिटेंटों या अस्करियत ज्वाइन करते हैं, जिससे साफ तौर पर जाहिर है कि पुलिस को उस क्रेडिबिलिटी को रेस्टोर करना होगा, जिसमें कम्युनिटी पुलिस जो है वो हावी हो जाएगी, सोशल पुलिसिंग का माने निकाला जाएगा। लेकिन जैश के साथ 3 साल गुजारने के बाद मजकूरा मिलिटेंट को आज हिलाक किया गया, लेकिन मजकूरा मिलिटेंट के आबाई इलाके त्राल में वहां पर काफी लोग जमा हो गए थे, उनके आखिरी रसूमात भी वहां पर अदा किए गए। लेकिन जमीनी सतह पर अब्बास आपको बताऊं कि ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान जिस तरह से तकरीबन 200 के करीब मिलिटेंट जो हैं 2017 में अभी तक मारे गए हैं, साफ तौर पर जाहिर है कि जितने मिलिटेंट मारे जाते हैं उससे ज्यादा मिलिटेंसी ज्वाइन किए हुए हैं, जिससे सिक्योरिटी एतबार से अगर देखा जाए तो रेशो बहुत ही खतरनाक है। और तो तजम्मुल, जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट के बाद से मिलिटेंसी, जितने मिलिटेंट मारे गए और मिलिटेंट पैदा हो रहे हैं, तो अमन बहाली का क्या रास्ता निकाला जा सकता है कश्मीर में? क्या इसी तरह से सूरत हाल बनी रहेगी या कोई रास्ता निकाला जाएगा? वहां के अवाम क्या चाहते हैं? वहां की जो तंजीमें हैं जो खुलूस के साथ काम कर रही हैं, वो दिनेश्वर शर्मा से मिल चुकी भी हैं, दिनेश्वर शर्मा के 2 दौरे हो चुके हैं, तो कोई मुस्बत नतीजा, कोई मुस्बत पहल सामने आपको दिखती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल अब्बास, ग्राउंड पे सिचुएशन बिल्कुल तब्दील नहीं हुई और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जब मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में उनके दौर में थी तो वो ज्यादा मामलात में मुदाखलत नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद पीडीपी ने कोशिश की थी कि जिस तरह से आज भी हमें ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है कि बहुत सारे लड़के जो हैं वो मिलिटेंसी से वापसी के बाद घर वापसी उन्होंने की और कुछ इकदाम उठाने की कोशिश की गई जो कि ऑपरेशन ऑल आउट का सिक्योरिटी फोर्सेज एक हिस्सा बनाते हैं कि घर वापसी भी इसका एक हिस्सा है। लेकिन सियासी तौर पर आप देखें तो हिज़्ब इख्तिलाफ या हिज़्ब जो इक़्तिदार पार्टियां है वो अवामी जो एहसास है उनकी तर्जमानी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लाशों के ढेर जो है वो देखने को मिलते हैं। चाहे कोई भी शख्स किसी भी तरह से मारा जाता हो, लेकिन इंसान का खून है और इंसान के खून के साथ लोगों के जज्बात वाबस्ता जरूर है। मुझे लगता है कि सियासी लीडरान जो है, लीडरान जो है, उनके लिए मैदान अभी उतना बेहतर नहीं। हालांकि वज़ीर आला 15 फरवरी से पंचायती इंतखाबात का ऐलान कर चुके हैं, उनके मुल्क के ग्राउंड पे अभी लोगों के दिल और एतबार को रेस्टोर करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट से भी ज्यादा और भी मामला है जिनसे लोगों के दिल और मन जीते जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल, तमाम तफसीलात पर रोशनी डालने के लिए। उधर मरकजी हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदे और चीफ मज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा आज बारामूला पहुंचे। उनकी आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। कई गाड़ियों पर मुश्तमिल दिनेश्वर शर्मा का काफिला सीधे बारामूला गेस्ट हाउस पहुंचा। यहां पर उनसे मुख्तलिफ वफूद के नुमाइंदों ने मुलाकात की। मुलाकातियों में नौजवानों की तादाद सबसे ज्यादा थी। इसके अलावा कांग्रेस कारकुनान के साथ हुक्मरान जमात के लीडरान ने भी मज़ाकरातकार से मुलाकात की। अक्टूबर में तकर्रुरी के बाद साबिक आईबी चीफ का रियासत का यह 3रा दौरा है। साबिका दौरे में उन्होंने वादी के जुनूबी अजला का दौरा किया था। इस दफा उनका दौरा शुमाली कश्मीर तक महदूद है। पीर का दिन उन्होंने कुपवाड़ा में गुजारा था। आज उनका कयाम बारामूला में होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बार कई इनिशिएटिव्स लिए, इस बार भी एक इनिशिएटिव लिया। तो हम इस बार जो इनिशिएटिव लिया गया, हम उम्मीद रखते हैं कि इस बार जो इंटरलोक्यूटर साहब यहाँ आए हैं, वारदी कश्मीर हुए, हम चाहते हैं कि उसमें सीरियसनेस होनी चाहिए, हर एक पहलू में सीरियसनेस और सिंसियरिटी। जब ये 2 चीजें हो जाएंगी, कौन सा मसला है जो हल नहीं हो जाएगा। कांग्रेस ने पहले ही इस मुंह का खैर मुकदम किया है, देर से ही सही, लेकिन इंटरलोक्यूटर का अपॉइंटमेंट हुई कश्मीर मसले को सियासी तौर हल करने में। हम चाहते हैं कि इस मसले जो 60 साल से ये मसला लटक रहा है, इस मसले का सियासी तौर हल निकालने की ज़रूरत है। और जो एलिनेशन और एंगर जो कश्मीर में बढ़ रहा है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। वहाँ से वैसा कोई जवाब उनकी तरफ से तो आया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनकी संजीदगी को देखकर शायद हमारी बात को वो आगे रखेंगे। और इस मसले को, जहाँ तक मैं इस कश्मीर मसले की, मैं किसी एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करूँगा, नौकरियों की बात नहीं करूँगा, लेकिन जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तब तक कश्मीरी किसी बात और कोई और बात नहीं कर सकता। तो उन्हें संजीदगी से कोई ऐसा अपने खामोशी से ही जवाब दिया। और इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ बारामूला से जुड़ रहे हैं हमारे नुमाइंदे तजम्मुल लोन। तजम्मुल, दिनेश्वर शर्मा के आज बारामूला दौरे पर
उनकी क्या मसरूफियात रही, उन्होंने किन किन लोगों से मुलाकात की, कौन कौन सी तंजीमों ने मुलाकात की, कौन कौन से लोग वहां पर पहुंचे और किन किन मुद्दों और किन किन मसाइल पर बातचीत हुई और बातचीत के नतीजे कैसे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताता चलो, दिनेश शर्मा जो ही बारामूला डाक बंगले में 11:30 पर पहुंचे। लगभग सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए थे एडमिनिस्ट्रेशन ने, और बारामूला से वो लगभग 26 डेलीगेशन से मुलाकात की, जिसमें यूथ और मुख्तलिफ पॉलिटिक्स के नुमाइंदे, पहाड़ी डेलीगेशन, यूथ, सिख और डेलीगेशन, लगभग सिविल सोसाइटी रफियाबाद से मुलाकात की थी। तजम्मुल, आज आप वहां मौजूद रहे होंगे, लोग जब अपने मसाइल पेश कर रहे थे, नौजवान ज्यादा थे, तो आपको क्या नजर आ रहा था? कौन से ऐसा मसला कॉमन था जो हर नौजवान उसकी बात कर रहा था? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, इसमें स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला के जो स्टूडेंट थे, उनका साफ यही कहना था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे बढ़ रही है, उनको मद्देनजर रखकर हम अपनी बात दिनेश शर्मा से करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा एक पैकेज यहाँ की यूथ्स के लिए हम मांगने जा रहे हैं। जी नौजवानों से अगर अलग हटके हम बात करें, एक कॉमन मैन की बात करें, वहां पर आम लोगों की, अगर आप भी कश्मीर में रहते हैं, आप वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आपको हालात का पता होगा, अगर वहां पूछा जाए कि कश्मीर के लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है, अगर उनके पास ऑप्शन हो 2-3 परेशानियों को निजात पाने के लिए, तो सबसे बड़ी परेशानी वो कौन सी पेश करेंगे जिससे वो निजात हासिल पा लें? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, जब भी हमने सिविल सोसाइटी, यहाँ बिल्कुल सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी आए थे, उनसे जब हमने मुलाकात की, उनका साफ यही कहना था कि जो भी स्टूडेंट 2000 और 2010 में मुलविस पाए गए, उनकी रिहेबिलिटेशन थोड़ा किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई केसेस को वागुजार किया गया है। तो हम चाहते हैं दिनेश शर्मा ये आगे तक पहुंचाए, क्योंकि और भी केसेस है जो यहाँ के नौजवान को लगे हैं, वो भी अपना मुस्तकबिल बना सके। जी, तो लोगों को ये लग रहा है कि बारामूला दौरे पर उनके कुछ मुस्बत नतीजे निकलेंगे दिनेश शर्मा के बारामूला दौरे से? बिल्कुल, जब भी हमने यहाँ के स्टूडेंट से बात की, तो उनका साफ यही कहना था कि ये आपका मसला तो निकल आएगा ही। जी बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल लोन हमसे बात करने के लिए और तमाम तफसीलात पर रोशनी डालने के लिए। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। पहली दफा संगबारी में मुलविस नौजवानों को आम माफी दिए जाने के ऐलान को अमन बहाली की जानिब मुस्बत पेशरफ्त माना जा रहा है। इस फैसले के तहत अब तक सैकड़ों नौजवानों के ऊपर से मामलात वापस ले लिए गए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे जवान हैं जो एमनेस्टी का इंतजार कर रहे हैं। संगबारी में मुलविस नौजवान पहली दफा कैमरे के सामने आए। जी सलाम से बात करते हुए नौजवानों ने वजीर आला महबूबा मुफ्ती से एमनेस्टी देने की गुजारिश की। आपको बता दें कि वजीर आला ने पत्थरबाजी में शामिल 5000 नौजवानों को माफी का ऐलान किया था, जिसे अमल में लाया जा रहा है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं सर। अगर गवर्नमेंट कैन प्रूव और पुलिस कैन प्रूव एनी वन ऑफ अस हैव मोर देन वन केस, देन दे हैव राइट, दे कैन कीप अस बिहाइंड द बार्स। 100 बार मैंने आज तक रोया है कि यार किसी भी तरीके से अगर मैं गुनाहगार हूं तो सजा मिलना चाहिए। हम नहीं कहते, हम गवर्नमेंट से कहते अगर हम गुनाहगार हैं सच में दे दो हमें सजा, मगर अगर हम नहीं हैं तो हमें क्यों इस मुसीबत में ला रहे हैं? हम भी कुछ करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। यहां वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। तमाम अंदेशों और गैर यकीनी सूरत हाल को खत्म करते हुए मुफ्ती सरकार ने पंचायती इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया। इस जिम्न में वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने गवर्नर को मुत्तला कर दिया। गुज़िश्ता दिनों गवर्नर एन वोहरा से मुलाकात के दौरान वजीर आला ने आइंदा साल 15 फरवरी से पंचायती इंतखाबात मुनक्किद कराने की उन्हें जानकारी दी। राजभवन में आधे घंटे तक चली बातचीत में वजीर आला ने काबीना के हालिया फैसले से भी गवर्नर को आगाह किया। खबरों के मुताबिक इस दौरान गवर्नर ने वजीर आला से अवामी मसाइल से जुड़े मामलात को उठाते हुए इंतजामी उमूर में शफाफियत लाने की जरूरत पर जोर दिया।
और हुकूमत के इस ऐलान के साथ ही रियासत में सियासी गहमा गहमी बढ़ गई है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने सरकार से पंचायती कानून की 73वीं तरमीम लागू करने का मुतालबा किया है। पंचायत कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अनिल शर्मा ने कहा कि बिल के इत्तलाक के बगैर इंतखाबात से कोई फायदा हासिल नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कल गवर्नर एन वोहरा के साथ मुलाकात के बाद ये अनाउंस कर दिया है कि 15 फरवरी से जम्मू कश्मीर में पंचायत इलेक्शन का आगाज होगा। इस पे बात करने के लिए जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं अनिल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस तरह से इस जो बयान आया है महबूबा मुफ्ती का उसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कल मैडम महबूबा मुफ्ती जी जो मुलाकात एन वोहरा जी से हुई और वहां पे उन्होंने ये कहा कि 16 फरवरी के बाद जो है कभी भी चुनाव जो है वो रियासत के अंदर पंचायतों के हो सकते हैं। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस पिछले 6 सालों से जो है वो जद्दोजहद कर रही है कि 73rd अमेंडमेंट जो है रियासत के अंदर लागू हो और उसी 73rd अमेंडमेंट से जो है वो रियासत के अंदर ग्रास रूट लेवल का जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारा रियासत के अंदर, वो जो है वो सही फ़ायदा जो है सही मायने में जो है वो पनप सकता है। रियासत के अंदर 73rd ना होने से बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुश्किलातें जो हैं वो गाँव के अंदर देहात के अंदर रहने वाले लोगों को होती हैं और उसके साथ साथ वो लोग जो वोटर हैं जो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, चाहे पंच हो चाहे सरपंच हो, वो पंच और सरपंच भी जो है वो यूजफुल पंच और सरपंच नहीं बन सकता। मुझे एक चीज बताएं, 73rd अमेंडमेंट अगर 15 फरवरी तक नहीं हो पाती है और इलेक्शन करवाए जाते हैं तो क्या पंचायत कॉन्फ्रेंस इसमें हिस्सा लेगी और जो सभी पंच सरपंच हैं वो इसकी तैयारी किस तरह से अब करेंगे? देखिए, सबसे पहले बात है कि हिस्सा लेने की, अगर 73rd अमेंडमेंट रियासत के अंदर लागू नहीं होती और उसके बगैर और जो इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिलसिला रियासत के ने जो शुरू किया है, अगर ये चीज़ें करती हैं तो उत्साह जो है वो लोगों में नहीं रहेगा। लोग ये समझेंगे कि हमें सिर्फ वोट डालना है और वोट की जो रेशो रहेगी, जैसे पिछली मरतबा 2011 में जो वोट पड़े थे, आपको पता होगा कि 90%, 92%, 95% भी किसी पोलिंग स्टेशन में जो थे वो वोट पड़े और ओवरऑल जो वोटिंग पूरी रियासत में रही थी वो तकरीबन 82 या 85% के करीब रहेगी। लेकिन ये आपकी ही मांग थी कि जल्द से जल्द जो है पंचायत इलेक्शन करवाए जाएं। जब अब हुकूमत ने इसमें संजीदगी दिखाई है तो आपको नहीं लगता कि जो हमारा बेसिक जो इंस्टीट्यूशन है उसको मजबूती मिलेगी? देखिए, ये संजीदगी नहीं है, ये इसको मैं इस तरीके से कहूँगा, ये संजीदगी नहीं है, ये है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं और फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेने हैं। ये फंड्स अरेंजिंग एक्सरसाइज जो है, ये मैं इसको ऐसे कहूँगा, ये फंड्स अरेंज करने की सिर्फ एक्सरसाइज है और वही फंड्स उनको और किसी स्कीमों में जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश जो है वो रियासती सरकार जो पिछले 6 सालों से कर रही है और आगे भी करती रहेगी। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो पंचायत इलेक्शन यहाँ पे अब करवाए जाएंगे तो इसमें जो है आपको क्या लगता है, सरकार ने जल्दबाजी की है? क्या सरकार को इसको डिले कर देना चाहिए? देखिए, इलेक्शन को डिले तो नहीं करना चाहिए। इसको मैं इस तरीके से लूंगा कि अभी बजट सेशन जो है रियासत के अंदर, विंटर सेशन हमारा सेक्रेट के अंदर अभी चलने वाला है 2 तारीख के बाद, तो मैं ये कहूंगा कि क्यों ना सरकार और सभी लेजिस्लेचर, चाहे अपोजिशन के हों चाहे जो गवर्नमेंट में है, सभी लेजिस्लेचर क्यों ना एक कानून बनाए, सभी मिलजुल के एक मत होकर एक फैसला करें कि 73rd जम्मू कश्मीर के अंदर लगाएं। जो लखनपुर के पार कानून चल रहा है, जो लखनपुर के पार जो चीजें चल रही हैं, जो फायदे जो अवाम, जो गरीब अवाम जो है गाँव की जो रहने वाली, देहात की रहने वाली, वो जो फायदे ले रही है, क्यों ना रियासत के लोगों को ये लोग दें। तो ये थे अनिल शर्मा, जिनका ये कहना है कि सरकार को 73rd अमेंडमेंट है वो लागू करनी होगी पहले पंचायत इलेक्शन करवाने से पहले, नहीं तो ये जो पंचायत चुनाव किए जाएंगे ये बेमानी हो जाएंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और अब बात करते हैं जी सलाम की खबर के असर का। कौमी शाहराह पर पुलिस अहलकारों को कैमरे पर रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ पकड़े जाने के बाद पुलिस महकमा जाग गया है। आईजी ट्रैफिक ने जी सलाम की खबर का नोटिस लेते हुए ड्यूटी पर तैनात एहलकारों को हटा दिया है और उनके खिलाफ महकमा जाती जांच शुरू हो गई है। जी सलाम से बात करते हुए आईजी ट्रैफिक जगजीत कुमार ने कहा कि महकमा किसी भी तरह की बदउनवानी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रांसपेरेंसी तो विल टेक एक्शन। हमने पहले भी जहां जहां हमें रिपोर्टिंग आई हमने एक्शन किया है और आइंदा भी करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत को साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के नक्श कदम पर
चलने का मशवरा दिया है। वाजपेयी के यौम विलादत के मौके पर उनकी उम्र दराजी, तंदुरुस्ती और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए साबिक वजीर आला ने कहा कि कश्मीर मसले को लेकर उनकी दूर अंदेशी और खुलूस बीजेपी की मौजूदा क़यादत के लिए मिशअल राह साबित हो सकती है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बतौर वजीर आजम उन्होंने पाकिस्तान और हुर्रियत दोनों से बात की। उन्होंने कहा कि इस मौके पर मोदी हुकूमत को अपना मुहासबा करना चाहिए कि वो लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए काम कर रही है या नहीं। और मजहब का लिबादा ओढ़कर ढोंग और फरेब की दुकान चलाने वाला नाम नेहाद बाबा वीरेंद्र दीक्षित का जाल जम्मू कश्मीर तक पहुंचा हुआ था। लोगों को अपने मोहपाश में फंसाकर वो और उसके गुर्गे मासूम और भोले भाले लोगों का इस्तेहसाल करते थे। मुकेश कुमार नामी एक शख्स के घर पर जबरन कब्जा कर लिया था। बाबा ने जहां दूसरी रियासतों से लाई गई लड़कियों को कैद रखा जाता था। बाबा की मुश्तबा हरकतों का इल्म होने के बाद जब मकान मालिक ने घर छोड़ने को कहा तो उसे धमकाया और परेशान किया जाने लगा। हमारे नुमाइंदे राजन वैद ने जब जम्मू में बाबा की कारगुजारियों की जांच पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली बात सामने आई। अभी हम भगवती नगर इलाके में मौजूद हैं जम्मू के, और साथ में है मुकेश जी, जिनके घर को किराए पे लिया गया था वीरेंद्र दीक्षित की ओर से आज से 4 साल पहले। कब ये किराए पे लिया गया और आप भी इनके फॉलोअर रहे, तो आज जब खबरें आई हैं तो आपको क्या लगता है? हम तो उनके साथ 2006 से जुड़े थे। पहले हम बीके में थे, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में। तो जैसे ही इनका 2006 में जम्मू में ज्ञान आया तो इन्होंने बोला ये प्रजापिता है, वो ब्रह्मा कुमारी है, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा गहराई की पढ़ाई मिली हमें, तो उससे हम फॉलो करते करते हम 2012 में इधर मधुबन के लिए इनको बोला था, तो इन्होंने 2013 में इधर बना दिया। तो जब ये बना दिया तो 14 में जब बाबा आए तो क्लास नहीं कर रहे थे, सिर्फ आना जाना कर रहे थे। हमने पूछा अब खोल दिया तो बाबा क्यों नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो सबके कहने पर वो आ गए। तो जब हम उनको मैं स्टेशन पे छोड़ने गया तो कहते हैं घर दे दिया, घर वाली क्यों नहीं, कब दोगे? इनके मन में क्या था कि हमें जहाँ रहने नहीं देना चाहते थे, तो डायरेक्टली नहीं बोल रहे थे लेकिन इनडायरेक्टली बोलते थे। कितनी साध्वियाँ यहाँ पे रहती हैं और इनकी गतिविधियाँ किस तरह की हैं? यहाँ पे तो हर 6 महीने के बाद चेंज होती रहती हैं बहनें। तो अभी जो हाईलाइट हुआ है तब से ये 15 दिन में 4-5 बार चेंज हो चुकी हैं, और मुझे भी नहीं पता ये कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इनके बारे में अभी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, सब नहीं आई हैं। ये जम्मू कश्मीर से हैं या बाहरी राज्यों से आती हैं? ये जहाँ पर एक झांसी की है, एक असम की है, एक कोलकाता की है, एक उड़ीसा की है। तो आज तक इनकी गतिविधियों पे आपको शक नहीं हुआ, और इनका जो आस पड़ोस के लोगों के साथ बातचीत है वो किस तरह से है? ये आस पास के लोगों से कोई बातचीत नहीं करते हैं, ये अपने ही कानून के अंदर रहते हैं। ज्ञान का जो इन्होंने बताया कि हम विश्व सेवा के लिए जहाँ आए हुए हैं, वो इनकी एक्टिविटी मैंने देखी नहीं है। लोगों के ये अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं। हमने जो घर दिया हमें भी इन्होंने 1 साल बहुत अच्छी से डील की, उसके बाद हमारे साथ भी इन्होंने बहुत बुरा बिहेव किया। हमने देखा यहाँ पे जो कर्टन लगे हैं, पर्दे से सब ढका हुआ है, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है, अंदर से ताला लगाया है। तो इस तरह की गतिविधियां आपने 4 साल में पहले नहीं महसूस की कि यहाँ पे कुछ भाई लोग भी आते थे क्या? हाँ, बाहर के लोग वही आते हैं जो इनको ज्वाइन किए हुए हैं, जो आम पब्लिक नहीं आती है, जो इनको फॉलोअर हैं वही आते हैं। तो ये पर्दे लगे हैं, ये इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए लगाए हैं, ताकि ये दूसरों को देखना चाहते हैं, अपनी सादगी में रहते हैं ये। लेकिन जो ज्ञान सिखाते हैं वो प्रैक्टिकल में नहीं है। जिस तरह की खबरें आ गई अब उसके बाद आपने पुलिस में भी कंप्लेंट करवाई है और आपने ये मांग की है कि इस घर को खाली किया जाए, जो ये आश्रम बनाया है यहाँ पे इसको खाली कराया जाए। तो क्या एफआईआर में आपने दर्ज करवाया है और पुलिस की तरफ से क्या कहना है? मैंने इनको पिछले 2016 से ही इनको छोड़ दिया था, क्योंकि इन्होंने मेरे को एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया कि तुम चरित्रहीन और करैक्टरलेस हो। जब मैंने इतनी सेवा की तो चरित्रहीन करैक्टरलेस में किस हिसाब से हो गया? तो ये बातें जब इन्होंने की तो मैंने पिछले साल ही इनको छोड़ दिया, और मैंने 1 साल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरा घर खाली कर दो, मैंने आपको फॉलो नहीं करना है। आपने जहाँ इनका जो दयाली चक्र में आश्रम है, मैंने बोला आप वहाँ चले जाओ, तो हमें आपके साथ कोई अब लेन देना नहीं है। लेकिन ये माने नहीं, अपनी हैंकड़ी में रहे, तो हमें ये थोड़ा परेशान करते रहे। मेरी मिसेज के साथ बोलता, तुम मेरी मिसेज को ये बोल दिया तुम इसे तलाक ले लो, हाँ इससे अलग हो जाओ। तो ये इस तरह से हमारे जीवन में इन्होंने इंटरफेयर किया है, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ है। तो ये इनके पापों का गड़ा भर चुका है। अब जो एलिगेशन लग रहे हैं दिल्ली से लग रहे हैं, ये पहले भी लगे हुए थे, तो ये नई बात नहीं है, अभी भी लग रहे हैं।
तो ये थे मुकेश जी इस आश्रम के सही मालिक हैं और इनका कहना है इन साध्वियों की जो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में यहाँ जम्मू में रहती हैं, इनकी जो हरकतें हैं वो पहले से ही शक के घेरे में थी। और जब से ये खबर आई है जिस तरह से अलग अलग देश के कोनों में छापे मारे गए हैं इनके आश्रम में, उसके बाद इन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाया है और ये मांग की है कि जल्द से जल्द जो इनका आश्रम है इन साध्वियों की ओर से खाली किया जाए। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। रुक करते हैं अगली खबर का। पट्टन के निहालपोरा आर्मी कैंप में 29 RR की जानिब से नौजवानों के लिए एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराना था जिसमें वो लोगों के हुजूम के सामने अपने खुद एतमाद को बढ़ा सकें। प्रोग्राम में मुख्तलिफ गाँवों के 123 तलबा ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में तलबा के लिए करियर काउंसलिंग का सेशन रखा गया जहां उन्हें इंतजामिया, एकेडमिक, सहाफत और आर्मी फोर्सेस के बारे में बताया गया। इस मौके पर शामिल हुए अफसरान ने तलबा और टीचर्स की हौसला अफजाई की और इस बात पर जोर दिया कि तरक्की नौजवानों की तरक्की में है। ऐसे प्रोग्राम से उन्हें अपने करियर चुनने में मदद मिलेगी। इन्होंने हमें ये ज्ञान दिया कि हम आर्मी में कैसे आ सकते हैं, कैसे अफसर बन सकते हैं। 10+2 अगर हम करते हैं कि हम NDA एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें भी हमें अपॉर्चुनिटी है। एयरफोर्स में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं और इंडियन आर्मी में भी जा सकते हैं। एक बढ़िया इन्होंने हमें बढ़िया समझाया कि हम आगे भी अगर हमने ग्रेजुएशन की है CDS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ये पायलट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, पायलट और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इन लोगों के, इन्होंने हमें अच्छी तरह से समझाया। बात बांदीपोरा की। बांदीपोरा के अजस अस्पताल इलाके में खराब सड़क और रास्तों से यह इलाका जूझ रहा है। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि सड़क न होने की वजह से हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इलाके के साबिक सरपंच का कहना है कि हुकूमत ने अस्पताल की तामीर तो करवाई है लेकिन सड़क के न होने की वजह से हामिला खवातीन को इससे ज्यादा परेशानी होती है। हुकूमत की जानिब से एक एम्बुलेंस मुहैया कराई गई थी लेकिन सड़क न होने की वजह से एम्बुलेंस को हटा दिया गया। जी, इस अस्पताल के बारे में ये बताना चाहते हैं कि हमारे अस्पताल में रोड नहीं है, जिस वजह से हमारे पेशेंटों को बड़ी तकलीफ़ होती है। और हमारे ये जो पेशेंट हैं जैसे हामिला ख़वातीन होती हैं, इनको बड़ी तकलीफ़ होती है। इनको कंधे पे उठाना या बेड पे उठाना, जब बारिश पानी वगैरह होता है तो स्लिप हो जाती है। जब पेशेंटों को भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, बूढ़ा बुजुर्ग। हमने बहुत की थी। डी साहब यहाँ भी आए थे अजस में, जब ये गांव मीटिंग होते हैं हमने उनको बताया था। उस टाइम उसने बोला था हम ये करेंगे, फिर आज तक हमने नहीं देखा। और जम्मू में डिपार्टमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स की जानिब से नेशनल कंज्यूमर डे मनाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासत के गवर्नर NN वोहरा मौजूद रहे। साथ ही सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स के वजीर चौधरी जुल्फिकार अली भी मौजूद थे। NN वोहरा की क़यादत में एक किताब का रस्म इजरा भी अमल में आया और नए साल का कैलेंडर भी लॉन्च किया गया। इस मौके पर गवर्नर NN वोहरा ने कहा कि डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो लोगों को काफी शिकायत का कभी भी मौका न दे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का हक बनता है उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। वहीं वजीर चौधरी जुल्फिकार अली ने कहा कि 1986 में पूरे इंडिया में कंज्यूमर प्रोजेक्ट एक्ट के दिन का आगाज हुआ था। वो दिन आज तक मनाया जा रहा है। आज भी हम उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं जुल्फिकार साहब को ये कहूँगा कि उनका जो महकमा है जिसके इंचार्ज हैं नंदा साहब भी, एक बहुत इम्पोर्टेंट विभाग है हमारे स्टेट का। एंड इफ वी कैन रन दिस डिपार्टमेंट वेल, आई थिंक वी वुड हैव सर्व्ड द सोसाइटी ऑफ J&K, द पीपल ऑफ J&K वेल विद सेटिस्फैक्शन, एंड दैट वुड बी एनॉर्मस अचीवमेंट। तो मैं जुल्फिकार साहब को ये कहूँगा कि उनका जो महकमा है जिसके इंचार्ज हैं नंदा साहब भी, एक बहुत इम्पोर्टेंट विभाग है हमारे स्टेट का। कांग्रेस लीडर और MLC एडवोकेट मोहम्मद पारे ने रियासत के गवर्नर NN वोहरा के माई गवर्नमेंट लफ्ज के इस्तेमाल करने पर एतराज जाहिर किया है। आपको बता दें कि गवर्नर एड्रेस के दौरान
माई गवर्नमेंट लफ्ज का इस्तेमाल किया गया था। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए एडवोकेट पारे ने कहा कि इस लफ्ज का इस्तेमाल करना गैर आईनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि गवर्नर रियासत का आईनी हेड होता है और वो किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं होता। वो सिर्फ सेशन का इनॉग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन माई गवर्नमेंट लफ्ज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में हुकूमत से कई बार बात की है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस बार गवर्नर एड्रेस को तैयार किया गया था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। Sawal, objection. I took strong exception to the usage of expression by government by the Honorable Governor. When there is a categorical imperative from the Supreme Court of India that a real executive is the Chief Minister here, not the Governor. Governor is the only formal and constitutional executive. He can't use this expression by government. It's only Chief Minister. He can only just inaugurate a session, declare it open, then call upon the Chief Minister to place before the House all programs, policies of the government or achievements whatsoever be there. So, but Honorable Governor is doing that. It is illegal. मैं चाहता हूँ कि Governor should not use the expression by government. It should be only Chief Minister. The draft which has been approved by the cabinet is not for the address of the government. Is wrong, is unconstitutional, is illegal. It should not be like that. It is my. उधर अनंतनाग के रामबीरपोरा में महकमा ज़राअत की जानिब से बागबानों की सहूलत के लिए 30 साल कबल एक ग्रेडिंग सेंटर बनाया गया था, मगर हुकूमत का यह फैसला अब सिर्फ कागजों तक ही महदूद रह गया है। आपको बता दें कि सेंटर के लिए 100 कनाल जरखेज जमीन को बेकार बनाया गया था और मुलाजमीन की तैनाती भी अमल में लाई गई थी, लेकिन अब इस सेंटर की हालत खंडहर में तब्दील हो चुकी है। अब न मुलाजमीन आते हैं, न ही इस जमीन का इस्तेमाल हो पा रहा है। अब यह जमीन चारागाह में तब्दील हो चुकी है। यहां मकामी लोग अपने मवेशी को चारा खिलाते हैं। मकामी लोगों का मुतालबा है कि सरकारी जमीन को फल मंडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए ताकि यहां रोजगार बढ़े। लेकिन नामसाइद हालात की वजह से वो उसमें वो जल गया, तो इसलिए इस वक्त डिफेक्ट है। अब यहाँ से प्रपोजल हो गया है कि उसको या तो मंडी बनाएंगे या फिर से डीपीआर तो बना दिया है एचपीएमसी वालों ने। इंशाल्लाह उसमें जल्द काम हो जाएगा और या तो उसमें मंडी बन जाएगी या फिर से रिवाइव हो जाएगा। गुलमर्ग के टूरिस्ट रिजॉर्ट में स्नो कार रेस का एहतमाम किया गया। यह प्रोग्राम इवेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के ताउन से मुनक्किद किया गया था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों ने इस कार रेसिंग इवेंट में हिस्सा लिया। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर तुफैल अहमद समेत गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ हनीफ बाल्की और टूरिज्म के असिस्टेंट डायरेक्टर इलियास अहमद मौजूद रहे। इस रेस में पहला मकाम हासिल करने वाले रेसर को 60,000 रुपए के इनाम से नवाजा गया। एडवेंचर एक्सपीडिशन जो है आज ये 4x4 कार रही है यहाँ पे। इस ट्रैक पे जो आपने देखा है, इस पे जो बेस्ट ड्राइवर्स हैं इंडिया से हैं या कश्मीर से हैं, लोकल्स हैं। मैं खुद भी आज इसमें पार्टिसिपेंट हूँ। इस करनाक बर्फ जो ट्रैक है, आपका फ्रीजिंग ट्रैक है, इस पे गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा। गरज ये नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, लेकिन ये कि कैन यू डू इट। सो इंशाल्लाह आज यही एक है कि जोश बढ़े। हमारे कश्मीर के ड्राइवर हैं वो सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो स्नो एडवेंचर फर्स्ट टाइम है एंड तौफील भाई को हैट्स ऑफ है कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया और हम लोगों को इनवाइट किया यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। साक्षर भारत मिशन के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स ने साक्षर भारत मिशन एम्प्लॉइज फोरम के बैनर तले जॉब पॉलिसी बनाए जाने के मुतालबे को लेकर जम्मू में एहतजाज किया। उन्होंने इस मौके पर एग्जीबिशन ग्राउंड में एक रैली निकाली और सेक्रेटेरिएट तक जाने की कोशिश की, लेकिन ज्वेल चौक से आगे पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उनका कहना था कि 2009 में उन्हें मेरिट बेस पर तैनात किया गया था, लेकिन आज तक उन्हें रेगुलर करने के लिए सरकार ने किसी तरह की कोई जॉब पॉलिसी नहीं बनाई है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी डिमांड पूरी नहीं करती है तब तक उनका एहतजाज खत्म नहीं होगा। लेकिन 10 सालों से हम लोग काम करते हुए हैं एज ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और पंचायत कोऑर्डिनेटर अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में। अपने काम के अलावा हमें एकेडमिक सपोर्ट, बीएलओज
और जो ICDS प्रोजेक्ट्स है उनमें काम कराया गया, लेकिन 10 सालों से हम लोग काम करते आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारे फ्यूचर के साथ खेल रही है। मैसेज पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से यहाँ की ऑनरेबल महबूबा मुफ्ती, CM महबूबा मुफ्ती जी को, कि अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होगी, हमारे लिए कॉन्क्रीट जॉब पॉलिसी, रेगुलराइजेशन का प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया, हमारे प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेंगे और तब तक कंटिन्यू रहेंगे जब तक ना हमारी डेथ हो जाएगी और जब तक ना हमारा इंसाफ हो जाएगा। यहाँ वक्त हो गया एक और मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। डोडा के सिंदरा गांव में एक शख्स के ऊपर भालू ने हमला कर दिया, जिससे वो शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। वाज़ेह हो कि 45 साल के शिवराम पर जंगलों के पास भालू ने हमला बोल दिया। मकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में जख्मी को इलाज के लिए GMC जम्मू रेफर कर दिया गया। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में जंगली जानवरों के हमले बढ़ गए हैं। डोडा में कई बार ये हादसा पेश आ चुके हैं। महकमा जंगलात इन मामलों को संजीदगी से नहीं ले रहा है। लोगों का कहना है कि भारी तादाद में भालू और तेंदुए इलाके में खाने की तलाश में आते हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों ने महकमा जंगलात का कंट्रोल रूम डोडा में बनाने का मुतालबा किया है। ये जो मॉर्निंग में तकरीबन 8:30 बजे के करीब की बात है कि एक पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट किया इमरजेंसी में, जिसका नाम शिवलाल सन ऑफ फकीर चंद RO ये भाला साइड से हैं, एज कोई 45 ईयर्स। और ये कैजुअलिटी में जब पहुंचे तो इनको बियर जो है बाइट थी, और जो इन्फॉर्मेशन थी कि वो उनको एक झुंड जो है बियर्स का जो है उसने उन पे अटैक किया, जिसमें उनकी मैंडिबल फ्रैक्चर हुई, मैक्सिला फ्रैक्चर था, नेजल बोन फ्रैक्चर्स थी। तो हॉस्पिटल में हमने उनको जो अर्जेंट इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट की कंडीशन को स्टेबलाइज किया, और उसके बाद हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में उनको जम्मू के लिए फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि मैंडिबल फ्रैक्चर था, मैक्सिला फ्रैक्चर था, तो हायर सेंटर टर्शरी लेवल की ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, जिसके लिए उनको हमने जम्मू रेफ़र कर दिया है। उधर पुंछ में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम कर रहे मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर सुखदेव सिंह हॉस्पिटल में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सरकार मुखालिफ नारे लगाए और वजीर सेहत का पुतला नजर आतिश किया। पुंछ में इस वक्त NHM के तकरीबन 400 से ज्यादा मुलाजिम काम कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। हमारी दो ही डिमांड्स थी कि हम लोगों ने 10-11 साल NHM डिपार्टमेंट को दिए हैं। हमें ये कहा गया था कि 10 साल के बाद रेगुलराइजेशन का आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ है। पिछले साल भी यही कहा गया था। 4 मेंबर्स की कमेटी भी एक बनी थी, जिसमें हमें ये प्रॉमिस किया गया था कि फेज मैनर में रेगुलराइजेशन आपकी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हमने गवर्नमेंट को अच्छा टाइम दिया, 5-6 महीने दिए, लेकिन अभी तक वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। ना ही सैलरी हाई हुई है, ना ही रेगुलराइजेशन का कोई प्रोसेस इनिशिएट किया गया है। इसी बात की वजह से हमने आज फिर से ये स्ट्राइक की है। इस मीडिया के ज़रिए से हम गवर्नमेंट से, हमारी स्टेट गवर्नमेंट महबूबा मुफ्ती जी और बाली भगत से यही कहना चाहते हैं कि जो आपने झूठे वादे किए थे उनको सच्चा करके दिखाओ। लगभग हम पिछले 7 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि हम गवर्नमेंट के आगे हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनके लिए हम यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे तकरीबन इस डिपार्टमेंट में 10 से 15 साल हो चुके हैं, जो कि उन्होंने पिछले साल मार्च में हमें पूरा आश्वासन दिया था कि जो आपकी जो है यहाँ पे रेगुलराइजेशन की कोई भी ड्राफ्ट पॉलिसी क्रिएट की जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट उसको पूरा करने के लिए नाकामयाब रही है। इसके लिए आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब बात करते हैं रियासत में बिजली की अदम फराहमी पर। हुकूमत के ऐलानात और आवाम के रुख, इन दोनों में बड़ा तजाद दिख रहा है। ऐसा लगता है कि ऐलानात का असर जमीनी सतह पर नहीं पड़ रहा है। मुस्तकिल पावर सप्लाई और रोस्टिंग को लेकर हुकूमत और महकमे की यकीन दहानियां ज्यों-ज्यों बढ़ती हैं, उसी हिसाब से लोगों के एहतजाज में भी इजाफा होता जाता है। रामबन में लोग PDD महकमे के खिलाफ सड़क पर उतर आए। पोगल पारिस्तान तहसील की आबादी 40,000 के आसपास है। इनका कहना है कि शिकायत और यकीन दहानियों का महकमे के अफसरान पर कोई असर नहीं पड़ता। लोगों की नाराजगी तब और बढ़ जाती है जब उन्हें बिल पूरे माह की मिलती है। 1927 दिसंबर 25 का दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मनुस्मृति का दहन किया था। उसी दिन महिलाओं का बहुत बड़ा समावेश भी हुआ था, और उस समावेश का अध्यक्षता था रमा ताई का। उसी यादगार में
आज हम मनुस्मृति का सांकेतिक रूप से हमने यहाँ दहन किया। एक बुक का हमने दहन नहीं किया, एक पुस्तक का दहन नहीं किया, हमने सांकेतिक रूप से मनुस्मृति का जो विचारधारा है, इस देश के लिए अपायकारी है, कंटक है, उस विचारधारा को हमने आज जलाया है। उधर गांधरबल में एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले सीपीडब्ल्यू वर्कर्स ने डीसी ऑफिस में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। इस मौके पर अवामी इंसाफ पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम अहमद सलूरा ने शिरकत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि इनकी मांगों को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए और इनके लिए SRO 308 जल्द लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि सीपीडब्ल्यू वर्कर्स ने उस वक्त स्कूल को नाइट ड्यूटी देकर बचाया जब वादी में स्कूलों को जलाया जा रहा था। वहीं सीपीडब्ल्यू वर्कर्स ने कहा कि हमारी तरफ हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है, हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारी मांगों को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। हमारा प्रोटेस्ट इस बारे में है कि हाल ही जो SRO 502 आया है, कैबिनेट की एक डिसीजन आई, उसमें हमारा नाम उन्होंने शामिल नहीं किया, क्योंकि हम एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हम गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा जो हम पिछले 20-25 साल से हम नौकरी कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट खाली 200 या 300 रुपया हमको मिलता है। उसके बाद में हमने जिस टाइम यहाँ अरेस्ट था, स्कूल जलने लगे थे, स्कूल जला रहे जा रहे, हमको उस टाइम 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ी, स्कूल हमने बचाई। ये उसी का सिला हमें मिला आज। उस टाइम के मिनिस्टर साहब ने हमें एश्योरेंस दी थी कि आपको हम रेगुलर करेंगे और आपका मिनिमम वेज एक्ट वो भी लागू करेंगे। पोस्ट हमारा हक है 50%, हमें अपने 50% दे दो, हमारा हक है, वो भी हमें नहीं मिल रहा। इसलिए आज हम मजबूरन आए, हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया। और श्रीनगर में वाक़ PHE हेड ऑफिस में आज यूनियन सदर सज्जाद अहमद पैरी के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। इस्तकबालिया का इनेकाद महकमे में यौमिया और आर्जी बेस पर काम करने वाले मुलाजमीन ने किया था। वाज़ेह हो कि हुकूमत के हालिया फैसले से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग महकमे के भी सैकड़ों मुलाजमीन मुस्तफीज हुए हैं। 200 से 560 रुपए तक तनख्वाह लेते हैं कि अगर बाकी परमानेंट हो गए 7 साल के बाद, 8 साल के बाद, 5 साल के बाद, हमें 14 साल, 15 साल हो गए, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए और 200 पर हम क्या करेंगे? हम 3 दिन के बाद अपने बच्चों को सड़कों पर लाएंगे। हम ऐसे और भदरवा में मुसलसल दूसरे रोज सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। हादसा भदरवा बशोली हाईवे पर वाक़े बस्ती इलाके के पास हुआ। खतरनाक मोड़ पर ड्राइवर ट्रक को कंट्रोल करने पर नाकाम रहा, जिसके बाद ट्रक 300 फीट गहरे नाले में गिर गई। हादसे की जानकारी मिलते ही मकामी बाशिंदे और पुलिस एहलकार जाए वकू पर पहुंचे और जख्मियों को जिला अस्पताल दाखिल कराया गया। 2 जख्मी चक्का जबकि 1 जख्मी नालथी का रहने वाला है। उधर श्रीनगर में NHM मुलाजमीन की हड़ताल दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गई। परता पार्क में स्ट्राइक पर बैठे मुलाजमीन खुद को मुस्तकिल किए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। स्ट्राइक के सबब अस्पताल का कामकाज पूरी तरह मुतासिर हुआ है। मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम सर्दी में इसलिए बैठे हैं, सड़कों पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें हमारा हक चाहिए। वो हक ये है कि हमें रेगुलराइज कीजिए, हमें रेगुलराइजेशन चाहिए, क्योंकि हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देने के लिए, पढ़ाने के लिए हमें रेगुलराइजेशन चाहिए। उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। बात होनी चाहिए हमारी रेगुलराइजेशन पे, हमें हमारा हक दिला दीजिए, यही हमारी आपसे इल्तिजा है। और श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में ISM कैजुअल लेबर्स ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। ये सभी मुलाजमीन इंडियन सिस्टम ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन महकमे में काम करते हैं। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत के डेली वेजेस को मुस्तकिल करने के फैसले में हमारा कहीं नामो निशान नहीं है। मुलाजमीन ने कहा कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए और उनकी सैलरी तनख्वाह बढ़ाई जाए। जुनूबी और शुमाली कश्मीर से आए हुए लैंड ऑनर्स ने श्रीनगर में अपने एहतजाज में शिद्दत लाते हुए हुकूमत पर जमीन मुआवजे के बदले नौकरी देने का मुतालबा किया। लैंड ऑनर्स का कहना है कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत हमारी जमीनें ली गई थी, जिसके बदले नौकरी देने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक उसे अमल में नहीं लाया गया। लोगों का कहना है कि या तो उन्हें मुआवजा दिया जाए या फिर नौकरी दी जाए, ताकि हमारे घर वाले, हमारे बच्चे भूखे न रहें।
इस सीएम साहिबा से, वजीर खजाना डॉक्टर हसीब द्राबू से, इसने पिछले साल ऐलान भी किया था कैजुअल लेबर जो भी है हम उनको रेगुलर, लेकिन इसमें आधे अभी उनका ऑर्डर नहीं निकला है, वो भी हमारे साथ आज मिले। अगर हमारा मसला नहीं हुआ है हम अपनी जान की बाजी भी लगा सकते हैं। श्रीनगर के प्रेस इनक्लेव में ISM कैजुअल लेबर्स ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। ये सभी मुलाजमीन इंडियन सिस्टम ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन महकमे में काम करते हैं। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत के डेली वेजर्स को मुस्तकिल करने के फैसले में हमारा कहीं नामो निशान नहीं है। मुलाजमीन ने कहा कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए और उनकी सैलरी बढ़ाई जाए ताकि वो अपनी जिंदगी की गाड़ी चला सके, उनकी जिंदगी चल सके, गुजर बसर कर सके। तो कश्मीर एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।